नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में चतुर्थ इकाई, जिसमें मुख्य रूप से हमने भक्तिकाल और रीतिकाल को लिया है, जिसमें भक्तिकाल के अंतर्गत हमने संत काव्य, उसकी विशेषताएं और प्रमुख संत कवियों के बारे में पूर्व कालांश में चर्चा की है। आज हम सूफी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले सूफी काव्य की प्रवृत्तियां जानने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति है कैसी हुई है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। एक मत के अनुसार मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है और इस प्रकार इस पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। कुछ विद्वान दूसरा जो मत है उसके अनुसार इसका संबंध है सोफिया शब्द से जोड़ते हैं। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। एक तीसरा अन्य मत है, इस मत के अनुसार यह शब्द है सफ़ा से विकसित है, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र। चौथा और सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफी जो शब्द है उसका संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था, इसलिए उन्हें सूफी कहा गया। तो इस प्रकार से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत और विचार दिए। उसके बाद में हम प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा बहुत यदि अध्ययन करें, उनकी चर्चा करें, तो सूफी यदि प्रेमाख्यानों में हम देखें तो सर्वप्रथम मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जिसका रचना काल 1379 में बताया जाता है। दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि कुतुबन हैं, जिनकी रचना का नाम मृगावती है और इसका रचना काल है 1503 ईस्वी है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जो सर्व प्रमुख कवि या सर्व प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम है जायसी और इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। इस ग्रंथ की रचना है 1540 ईस्वी में की गई थी। इसके अतिरिक्त इनके दो और ग्रंथ हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। इसके बाद मंजन कृत मधुमालती का भी सूफी प्रेम ख्यानों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अतिरिक्त उस्मान ने चित्रावली, शेख नबी ने ज्ञानदीप एवं हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी तथा शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम गाथाएं लिखी हैं। मुसलमान सूफ़ी कवियों के अतिरिक्त यदि हिंदू कवियों की भी बात करें तो उन्होंने भी कुछ प्रेम गाथाएं लिखी है, जिसमें ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा दुखहरण दास कृत पुष्पावती का मुख्य रूप से स्थान है। अब हम सूफी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि सूफी प्रेमाख्यानों की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन हम करें तो हम उन्हें अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत बांट सकते हैं। हमारा पहला बिंदु है इसके अंतर्गत मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि हैं, आपको पता है, मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन सूफी कवियों ने सूफी मत का प्रचार और प्रसार करने के लिए हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया है। जैसे कि आपको पता है, जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम कथा को लिया है वह राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा है। उन्होंने चरित काव्यों को सूफियों की मसनवी शैली में प्रस्तुत किया है। इस शैली के अंतर्गत इसकी ये विशेषता है कि वे प्रथम में सबसे पहले ईश्वर वंदना, जिसे हमद कहते हैं, तत्पश्चात
हज़रत मोहम्मद की स्तुति जिसे नात कहते हैं, उसके पश्चात मोहम्मद साहब के जो 4 मित्र हैं उनकी प्रशंसा जिसे मकतब कहते हैं, और जो फिर शाह वक्त अर्थात जो तत्कालीन शासक है उसकी प्रशंसा की जाती है जिसे मदह कहते हैं। इसके बाद गुरु की महिमा का निरूपण करने के साथ साथ अपनी आस्था और धार्मिक विश्वासों की विवेचना भी की जाती है। हिंदू कवियों द्वारा भी कुछ प्रेम आख्यानक लिखे गए हैं, परंतु उनमें इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। दूसरी यदि इस विशेषता को देखें तो वह है प्रेम गाथाओं का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण वह प्रायः नायिका के आधार पर किया है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको कहूँ, जैसे जायसी कृत पद्मावत का जो नामकरण इसकी नायिका पद्मावती के नाम पर है, तो मंजन कृत मधुमालती तथा कुतुबन कृत मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिका के नाम को आधार बनाकर किया गया है। कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिसमें नायिका के स्थान नाम के साथ कथा शब्द जोड़कर नाम रख दिया है, जैसे सत्यवती के साथ कथा जोड़कर सत्यवती कथा। इन काव्य ग्रंथों में नायिका को ईश्वरीय जलाल अर्थात ज्योति और जमाल अर्थात सौंदर्य से मंडित दिखाया गया है। यही ग्रंथ का केंद्र बिंदु भी रही है, अतः उसके आधार पर किया गया जो नामकरण वह नितांत ही उपयुक्त माना जा सकता है। अगली जो प्रवृत्ति या विशेषता वह है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम गाथा काव्य परंपराओं के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। जैसे राजा रत्नसेन और पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख पद्मावत में किया गया है वह इसी प्रकार का है। यहाँ पर राजा रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती वो परमात्मा का प्रतीक है। अतः रत्नसेन के हृदय में जो उत्कट लालसा पद्मावती से मिलन के लिए उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा ही समझना चाहिए। अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का भी समावेश हो गया है। पद्मावत में कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए हमें बाध्य करते हैं। समासोक्ति और अन्योक्ति के कारण पद्मावत में दोहरे अर्थों की व्यंजना करने वाले अनेक प्रसंग भी हम देखते हैं। कवि ने इन प्रसंगों की योजना अलौकिक प्रेम की व्यंजना करने के लिए ही की है। उदाहरण के लिए पद्मावती के नक्शे चित्रण में उसकी दंत जो पंक्ति उसकी शोभा का वर्णन करते समय संसार के सभी पदार्थों में उस ज्योति को दिखाया गया। कवि कहता रवि शशि नकत दीप ही ओही ज्योति रतन पदारथ मानिक मोती। आचार्य शुक्ल ने भी सूफी कवियों के काव्य में पाई जाने वाली रहस्यवादी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए इसे भावात्मक कोटि का रहस्यवाद स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में। इस प्रकार से अलौकिक प्रेम की व्यंजना सूफी काव्य में सर्वत्र दिखाई देती है। सूफी काव्य की यदि हम अगली प्रवृत्ति की तरफ चलते हैं तो वह है कथा संगठन और कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के जो प्रेम ग्रंथ वे प्रबंध काव्य हैं जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास और अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ ही हैं। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का चयन किया वे प्रायः एक ही सांचे में डली हुई है। कथा वस्तु में अपेक्षित गति न होकर भी शिथिलता है। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा प्रवाह में व्याघात पड़ा है तथा कहीं कहीं पर नीरसता भी आ गई है। कथा वस्तु में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की अधिकता भी दिखाई पड़ती है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में
भारतीय एवं ईरानी काव्य रूढ़ियों का समावेश भी किया है। इन प्रेम गाथाओं में प्रायः वे सभी काव्य रूढ़ियाँ मिल जाती है जो परंपरा से भारतीय कथाओं में व्यवहृत होती रही है, जैसे चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या सुख सारिका द्वारा नायिका का रूप देख सुनकर उस पर आसक्त हो जाना, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का संकेत प्राप्त करना तथा मंदिर या उपवन में प्रेमी युगल का मिलन होना इत्यादि। इसी प्रकार कुछ कथानक रूढ़ियाँ ईरानी साहित्य से भी ली गई है, जैसे प्रेम व्यापार में परियों एवं अलौकिक शक्तियों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारी, राजकुमारी द्वारा प्रेमी को गिरफ्तार करवा लेना इत्यादि। जायसी ने पद्मावत में ऐसी अनेक कथानक रूढ़ियों की योजना की है। मानसरोवर में पद्मावती का सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वैद्य द्वारा नाड़ी परीक्षा करना, 12 मासा के द्वारा विरह निरूपण, समुद्री तूफान से नौका का टूट जाना तथा शंकर पार्वती द्वारा सहायता करना, ये इसी प्रकार की कथानक रूढ़ियाँ हैं। अब हम सूफी काव्य की प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ें तो अगले जो बिंदु की तरफ चलें तो अगला बिंदु है चरित्र चित्रण। सूफी प्रेम काव्य में नायक नायिकाओं के चरित्रांकन की एक जैसी पद्धति हमें दिखाई पड़ती है। उनके जीवन में विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। नायक को प्रायः राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी और पर दुख कातर बताया गया है, जबकि जो नायिका है वह अनित्य सुंदरी, रूप गर्विता, बुद्धिमती राजकन्या के रूप में चित्रित की गई है। प्रायः हम देखते हैं कि सभी कवियों ने भारतीय वातावरण एवं मर्यादाओं के अनुरूप नायक नायिका का चरित्र चित्रण किया है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास है प्रायः सभी सूफी प्रेम गाथाओं में किया गया है। नायक को नायिका के रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्षों से जूझना या गुजरना पड़ता है। ये जो संघर्ष है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले संघर्षों के द्योतक है। सूफी प्रेमाख्यानों में कुछ मानवेतर पात्र भी हैं, जैसे पद्मावत में हीरामन तोता, जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः सूफी कवियों का ध्यान है चरित्र चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना कथा वैचित्र्य एवं वर्णन विस्तार पर रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों की योजना है अपनी रचनाओं में की है। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुरूप न होकर कल्पना से अधिक निर्मित किया गया है। कुछ पात्र काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ हैं। पद्मावत की नागमती इसी प्रकार की एक अद्वितीय पात्र है जो भारतीय रमणी का आदर्श भी कही जाती है। चरित्र चित्रण के बाद जो अगला बिंदु है वह है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। प्रेम ग्रंथों में कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित जो अंधविश्वास है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया गया है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार और उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी हमें इनमें उपलब्ध हो जाता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया था। अतः हिंदू धर्म के स्थूल सिद्धांत, रहन सहन, आचार विचार का निरूपण भी उनमें यथा अवसर किया गया। सूफी कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे, अतः प्रसंगानुसार उन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नक्शिक वर्णन एवं 12 मासे की भी योजना की। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ें
तो अगला बिंदु है भाव एवं रस योजना। सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य है प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग एवं वियोग का प्रभावपूर्ण चित्रण है हमें इनके काव्य में दिखाई देता है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नक्शे, रूप, रंग, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उसकी विद्वता, बुद्धिमत्ता एवं कला का भी विस्तार रूप से उल्लेख किया गया। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रही है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य है, वस्तुतः परमात्मा का ही नूर है, अतः संपूर्ण सृष्टि में भी उसी का आभास हमें होता है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम क्रीड़ा का भी वर्णन किया गया है, जिसमें कहीं कहीं पर अश्लीलता भी आ गई। वियोग वर्णन के अंतर्गत इन्होंने 12 मासे की योजना की है। पद्मावत में नागमती की विरह की सुंदर अभिव्यक्ति है वो 12 मासे के द्वारा जायसी ने की है। यह विरह वर्णन हिंदी काव्य की कह सकते हैं अनूठी निधि है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में की गई है। उदाहरण के लिए पद्मावत में गोरा बादल जो युद्ध है उस खंड के अंतर्गत वीर, रौद्र एवं विभत्स रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। अगले बिंदु की तरफ बढ़े तो वह है वस्तु वर्णन। ये जो प्रेम ग्रंथ है इनमें वस्तु वर्णन की हमें प्रधानता दिखाई देती है। ये कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण है अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धस्थ थे। जायसी के पद्मावत में भी वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री एवं वस्त्र आभूषणों का विविध प्रकार से वर्णन करते हुए वस्तु वर्णन की ओर अपनी रुचि उन्होंने दिखाई। उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी किया है। इन कवियों के वस्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है कि कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत है कि उससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती। सूफी कवियों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया यह वस्तु वर्णन उनके काव्य का कह सकते हैं कि एक दुर्बल पक्षी माना जाएगा। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़े तो अगला और 9वां जो बिंदु है वो है खंडन मंडन का अभाव। सूफी कवियों ने किसी विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया। संत कवियों में जहाँ यह प्रवृत्ति उग्र थी वहीं सूफियों में इसका हमें अभाव दिखाई देता है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही है। उन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का सहारा लिया, जिसके कारण हिंदुओं में ये काफ़ी लोकप्रिय कवि हुए। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। सच्चे अर्थों में कहें तो सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की। अब अगला बिंदु है काव्य रूप। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। उनके अनुसार ईश वंदना, शाही वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें मसनवी रचनाएं कहा जाना उपयुक्त है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने उनके मत को अस्वीकार भी किया है, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम है। उनके अनुसार इन्हें कथा काव्य कहा जाना उचित है।
सूफी कवियों ने ये जो प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनमें एक सानुबंध कथा की योजना की गई है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व हैं वो विद्यमान है, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा आख्यायिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है, और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मकता के लिए दोहा चौपाई शैली सर्वथा उपयुक्त है। सूफी कवियों ने इसी कड़वंश शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। अब अगला और आखिरी जो प्रवृत्ति या विशेषता है वह है भाषा और अलंकार से संबंधित। भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में देखें तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता या संस्कृत निष्ठा हमें नहीं दिखाई पड़ती जैसी कि तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जायसी की भाषा में अवधि के लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का समावेश भी हुआ है। जायसी की भाषा की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मुसलमान होते हुए भी उनकी भाषा में अरबी फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों को वरीयता दी गई है। कुछ अन्य सूफी जो कवि हैं उन पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए देखें तो उस्मान की जो भाषा है उस पर भोजपुरी का प्रभाव है, तो नूर मोहम्मद की भाषा पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। सूफी कवियों ने अलंकारों की योजना भी अपनी रचनाओं में की है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने प्रायः सौंदर्य वर्णनों में किया है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उन्होंने उपमानों का चयन भारतीय पृष्ठभूमि से किया है। जायसी के काव्य में पाए जाने वाले उपमान संख्या की दृष्टि से किसी भी कवि की तुलना में सर्वाधिक है। उन्होंने श्लेष, व्यतिरेक, विभावना, अनुप्रास, संदेह जैसे अलंकारों का प्रयोग भी किया है। इन प्रेम ग्रंथों में जहाँ दूहरे अर्थों की व्यंजना हुई है वहाँ प्रकरण के अनुरूप समासोक्ति या अन्योक्ति मानी जाएगी। इन कवियों की अलंकार योजना में भाव व्यंजकता अधिक है और चमत्कार प्रदर्शन कम है। यही कारण है कि इनके काव्य में शब्दालंकारों का प्रयोग है बहुत कम हुआ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेम ख्यानकों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक और तो प्रेम के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की है जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, तो दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का हमें पाठ पढ़ाया है। हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों द्वारा जनसाधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई, क्योंकि इनके रचयिताओं ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष, वैदिक आदि विषयों की जानकारी का समावेश अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के विविध पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इनमें हुआ है। काव्य तत्व की दृष्टि से भी इन ग्रंथों का महत्व निर्विवाद है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में उपलब्ध होती है वह अन्यतर दुर्लभ है। साथ ही इन ग्रंथों में साहस, त्याग और बलिदान की जो उदात्त वृत्तियाँ इनके नायकों के चरित्र के माध्यम से प्रदर्शित की गई है उसे इनकी प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि इन रचनाओं में प्रेम के गंभीर, उदात्त एवं भव्य रूप का गरिमापूर्ण चित्रण हुआ है, जिससे इन्हें हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी। आज हमने अपने कालांश में सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाएं
और इसके साथ ही सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ आज का कालांश हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार।